नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीसलदेव रास के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं और उस श्रृंखला में अब हम बीसलदेव रास भाग 2 के नाम से इसके अंतर्गत 2 पदों की रचना यानी कि व्याख्या हम जो रचना है उसकी व्याख्या हम करेंगे। इसमें जो पद है वो कुछ यूँ है। नाल है रसायन रस भरी गाई, टूठी शारदा त्रिभुवन माई, सगुण समान सा सीख जो रास, कुकठ कुमान सा सीख न लाई। ये एक उसके समान है। अस्त्री चरित घन लखी लही, एक ही अक्षर सभी विनाश। यहाँ पर जो कवि हैं, बीसलदेव रास के रचनाकार हैं, वो कहते हैं कि अपने उसी इष्ट को, अपनी देवी सरस्वती को कहते हैं कि हे देवी सरस्वती, कि आप मुझे ये जो इसकी रचना मैं करना चाहता हूँ रास की, बीसल की, तो इसमें रसों से परिपूर्ण होना चाहिए। इस रचना में नीरसता नहीं होनी चाहिए, रस से परिपूर्ण ये रचना होनी चाहिए। नाल है रसायन रस भरी गाई, कहते हैं कि मैं नाल है कवि अपनी इस रचना को ऐसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इसमें रस का संपूर्ण जो अवयव हैं वो इसमें समाहित हो जाएं। टूठी शारदा त्रिभुवन माई, टूठी का मतलब है प्रसन्न। हे शारदा, हे सरस्वती माँ, आप तीनों भवनों में ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए कि तीनों भवनों में सब लोग प्रसन्न हो जाएं और आप भी प्रसन्न हो जाएं। सगुण समान सा सीख जो रास, सगुण मतलब गुण सहित, समान सा मानस हमारे राजस्थान में मनुष्य को कहा, एक अच्छे मनुष्य की तरह से सीख जो रास, यानी सीख जो मतलब सीख लेना, ये अच्छी तरह से मैं सीख जाऊं या दूसरे लोग भी जब इसका अध्ययन करें, पढ़ें, तो उनको ये समझ आए। और कुकंठ कुमान सा सीख न लाई, और जिन व्यक्तियों के कंठ नहीं है वो इस रचना को समझ भी नहीं पाएंगे। जो सगुण हैं, जिनके पास में वो भाव है रचना को पढ़ने का और समझने का और साधारणीकरण करने का, वही व्यक्ति इस रचना के महत्व को समझ सकता है। अन्यथा तो कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो ठीक है, वो नहीं समझे तो ही अच्छा है। अस्त्री चरित घन लख लई, स्त्री का मतलब है स्त्री, चरित घन मतलब अनेक, लख लई यानी जो जिस नारी का मैं यहाँ पर चित्रण करना चाहता हूँ। मैंने आपको एक पहले अध्याय में, पहले एक लेक्चर में, व्याख्यान में ये आपको कहा था कि यहाँ पर इसका बीसलदेव और राजमती का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बीसलदेव जो विग्रह राज चतुर्थ के नाम से अजमेर सांभर के प्रसिद्ध राजा हुए हैं, और उनकी जो प्रेमिका है, उनकी पत्नी है, उसका नाम है राजमती। दोनों का विवाह हो जाता है और विवाह के पश्चात जब बीसलदेव बार बार अपने राज्य की समृद्धि की बात कहते हैं, तो राजमती एक बार उनको कह देती है कि आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है समृद्धि, यदि समृद्धि की बात है तो आप उड़ीसा के राज को जाकर देखें, जहाँ पर हीरों की खान है, जहाँ पर इतने हीरे हैं, जवाहरात हैं। तो बीसलदेव को वो बात थोड़ी चुभती है और लगता है कि वहाँ पर जिज्ञासा भाव भी है, और लगता है कि मैं भी अपने राज्य को उतना ही समृद्ध करूं। उस जिज्ञासा भाव से वहां चले जाते हैं और उड़ीसा जाते हैं। वहां पर 11-12 वर्ष तक वो रहते हैं। इस दरमियान जो 11-12 वर्ष का जो समय है उसमें वो राजमती से अलग रहते हैं। तो यहाँ पर राजमती उस 11-12 वर्ष के समय को किस तरह से झेलती है, महसूस करती है, और वो उसके अंदर जो नारी, जो स्त्री है, वो बिना पुरुष के
इतने लंबे वर्ष तक रहती है, वो जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम साहित्य में विरह कहते हैं। तो वो उस विरह भाव को कैसे झेलती है, वो यहाँ पर इस रचना में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था उसी को लेकर कि भाई यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं एक ऐसी महिला का चित्रण करना चाहता हूँ जिस महिला के चरित्र को पढ़कर लोग और वो इतिहास में एक जिंदा चरित्र के रूप में सामने आए कि हमेशा सदियों तक उस चरित्र को, उस महिला को लोग याद करते रहें। तो राजमती का जो चरित्र है वो उस ज़माने में एक ऐसा बेबाक चरित्र प्रस्तुत करते हैं जिस ज़माने में महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी, अपने भावों को व्यक्त करने की कोई आज़ादी नहीं थी। वो घर की चार दीवारी में रहती थी और उनको किसी भी राजकाज में कहीं पर भी उनकी भागीदारी इतनी नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए। आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की जितनी भागीदारी करते हैं और हम महिलाओं को इस जनतांत्रिक व्यवस्था में अपने मनुष्य का आधा भाग मानते हैं और मानना भी चाहिए। ये तो है ही कि हम स्त्री और पुरुष आज के दिन सब बराबर हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम आज के मंच से उस ज़माने को देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय और पीड़ादायक स्थिति थी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि राजमती का जो चरित्र है मैं ऐसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिससे शिक्षा लेकर अन्य जो महिलाएं हैं बाद में वो भी अपने जीवन को संवारे और कहें कि हाँ राजमती भी हुई थी। एक ही अक्षर सभी विनाश। और आप इस चरित्र को मैं जब प्रस्तुत करूं, राजमती के चरित्र को, इस रचना को जब मैं सृजित करूं, रचित करूं, तो उसमें आपसे मेरी निवेदन, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि कहीं पर भी आपकी कृपा दृष्टि कम हो गई तो इस रचना का वो महत्व नहीं रह जाएगा जिस महत्व की कल्पना करके मैं इस रचना की रचना करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि एक ही अक्षर सभी विनाश, यानी एक भी अक्षर गलत लिखा गया तो वो पूरी रचना को खराब कर देगा। अर्थात एक अक्षर, एक गलती से सारा अर्थ बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी साधना है। हम लोग ये कतई नहीं कह सकते कि जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वो दुनिया में यूं ही लिख देते हैं। रचना करना, लेखन करना और एक एक शब्द को वहाँ पर भावों के अनुकूल प्रस्तुत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। यदि वहाँ पर कहीं पर चूक हो जाती है तो वहाँ पर रचना जिस भाव को लेकर चलती है वो भाव पूरा नहीं हो पाता है और रचना अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम छंद की बात करें तो वही है, भाषा भी वही राजस्थानी है। पूर्वत हम जो टिप्पणी के रूप में और विशेष के रूप में जो हमें लिखना चाहिए वो पूर्वत ही हम बहुत कुछ बातें वहीं से ले सकते हैं। और अब तो आप अपनी उस शैली को विकसित कर चुके होंगे कि विशेष में हमें क्या लिखना है और हमें आगे किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए व्याख्या में किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और तभी आपकी व्याख्या महत्वपूर्ण बन सकती है। अब हम अगला पद्य लेते हैं और उस पद्यावतरण की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले वाचन करता हूँ, उसके बाद में उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। कवि कहते हैं, देश मालव माहे नगरी धार, लोक बसी धनि मन ही उदार, वावी कुआ सरवर घना, राज करी राजा भोज सुजान, न्याय जसी जग दीपहु, और इल वर्तानी इंद्र जिमी समान। इस पद्य में ये कहा गया है कि जो राजमती जो है बीसल देव की पत्नी के रूप में, विवाहिता के रूप में है, तो राजमती मालवा के धार नगरी की रहने वाली थी और वहाँ के राजा भोज की बेटी थी।
राजा भोज की बेटी राजमती जो धार नगरी की है मालवा के पास, और वो यहाँ सांभर के राजा विग्रहराज चतुर्थ उर्फ बीसल देव के यहाँ विवाहिता होकर आती है। प्रिय विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि देश मालव माहे नाग। अब वहाँ प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से राजमती का और बीसल देव का आगे वो वर्णन, कि एक देश मतलब एक जगह है, मालव माहे नगरी धार, यानी मालवा में, माहे मतलब है मध्य या में, नगरी धार मतलब धार नगरी मालवा में एक है। लोक बसी धनी मन ही उदार, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही धन मतलब मन के उदार हैं और धनवान हैं। लोक बसी धनी मतलब वहाँ धन दौलत वाले लोग निवास करते हैं, मन ही उदार, और उनके मन जो हैं उससे वो बड़े ही उदारशील व्यक्ति हैं। वावी कुआ सरवर घना, और उस राज्य में बहुत से वावी मनी बावड़ी, कुआ कुआ, सरोवर सरवर मनी सरोवर, बहुत से वहाँ पर बावड़ी हैं, कुएँ हैं, सरोवर हैं, यानी कि जो पानी के जो स्रोत हैं वो भी वहाँ पर किसी भी रूप में कम नहीं हैं। राजा करही राजा भोज सुजान, और वहाँ पर जो राज करते हैं वो जो आज तक भी राजा भोज का उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ पर राजा भोज सुजान मतलब है जो बहुत ही सर्वप्रिय हैं, सबको पसंद हैं और सबकी भावनाओं को समझने वाले हैं, और सबकी भावनाओं के समझने के पश्चात ही न्याय करने वाले हैं। और एक तरह से लोकतांत्रिक पद्धति जो आज है उसके उस समय हमें बीच संकेत मिलते हैं। न्याय जसी जगी दीपहु, और वो राजा भोज जो न्याय करते थे वो ऐसा न्याय करते थे कि दुनिया में उसकी जो प्रसिद्धि है, दीप्ति है, प्रकाश है, आभा है, रोशनी है, वो चारों तरफ फैली हुई थी। राजा भोज का राज, राजा भोज के किस्से और राजा भोज की प्रतिभा उस समय सिर चढ़कर बोलती थी, और लोग उसका उदाहरण देते थे कि अगर दुनिया में कोई न्यायप्रिय राजा है जो लोगों के मनों को समझने वाला है, लोगों के दिलों को, भावों को समझने वाला है, और जिसके राज में सुख शांति और खुशहाली है, तो वो राजा भोज है। इल वर्तावी इंद्र जिमी आन, और वहाँ पर उसका जो राज है वो तो इंद्र के समान है। जिम मतलब समान है, आन मतलब वो ऐसा बर्ताव, ऐसी वहाँ पर व्यवहार होता है उसके राज्य में हर व्यक्ति से, चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई निर्धन हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, हर व्यक्ति के साथ में समान व्यवहार किया जाता है। जब कोई न्याय की बात आती है, जब कोई समानता की बात आती है, तो वहाँ पर किसी भी से ये नहीं देखा जाता है कि उसका पद कैसा है, वो किस कुल से आता है, ये तमाम बातें गौण हो जाती हैं, और वहाँ न्याय की बात, समानता की बात पहले प्रमुख रहती है। तो यहाँ इंद्र जिम तो उपमा, इंद्र जिमी समान मतलब उसके समान है, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये विशेष ध्यान रखना है कि आप सभी को जो काव्यांग हैं, जिसमें छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, काव्य रीतियाँ हैं, ये तमाम जो हमारे काव्यांग हैं, इन काव्यांगों का अध्ययन भी कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो हमारे 10वीं 12वीं में भी छोटे छोटे कुछ हमारे छंद और अलंकार पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या थे आपके पाठ्यक्रम में, तो वो भी आप वहाँ से भी उन पुस्तकों का सहारा भी ले सकते हैं। या वहाँ अगर इस तरह का कोई नहीं था तो आप बाज़ार से इस तरह की पुस्तकों को क्रय कर लीजिए कि जो आपके लिए इस रूप में सहायक सिद्ध हो सके। तभी आपके व्याख्या में बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो अब मैं इस बीसल देव रास भाग 2 को समाप्त करता हूं, और भाग 3 के लिए आप उपस्थित हैं और आपका स्वागत रहेगा। आप कहीं मत जाइए,
भाग 3 आपके सामने अभी प्रस्तुत है। धन्यवाद।